हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से हम आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज में, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने लगातार 9 दिनों में आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 2 सीरीज चल रही है। पहली तो ये पीवाईक्यू सीरीज हो गई जिसमें हम क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, और दूसरी सीरीज जो हमारी वो कॉन्सेप्ट और फार्मूलों की सीरीज है जिसमें हमने वास्तविक संख्याएं को कवर कर लिया है और बहुपद पे भी वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि आपके पास अब लगभग 10 दिन के टाइम बचा हुआ है, तो इसमें हम लगातार हर दिन में आपके पास 1-2 वीडियो, 2-3 वीडियो आती रहेगी। उसे आप देख सकते हैं अगर आपको फार्मूला और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है तो वहां से। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज डे 10 में। हम क्योंकि ये जो सीरीज है हमारी पीवाईक्यू सीरीज, इसमें हम लगातार क्वेश्चन लाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की तो लगातार आप कर सकते हैं इसे देखकर साथ ही साथ हमारे। और इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बात की थी कि हम ये 2024 का को मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2024 का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूं आपके पास। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 11 हमसे ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये जो होगा मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन की अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ। चलो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, मैं क्या करता हूं एक वृत्त बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितने दे रखी है? त्रिज्या मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो अब स्पर्श रेखा मैंने क्या बताया था? वे रेखाएं जो हमारे वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करें, केवल एक बिंदु पर छू कर जाती है, वो कहलाती है स्पर्श रेखा। इसी की हम बात कर रहे हैं। तो स्पर्श रेखा क्या है? PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। मतलब कि अगर मैंने इस तरीके से एक स्पर्श रेखा बनाई जो मेरे बिंदु P से यहां से जा रही है, और ये अगर O है तो यहां पर ये टच कर रही है अपने को Q पर। ठीक है, और OQ की हमें दे रखी है, OQ की दे रखी है लंबाई 12 सेंटीमीटर। PQ की माप हमसे पूछा है कि ये PQ कितना होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन समझो एक बार क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें सिंपल दे रखा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हमारे पास क्या है? वृत्त है। ठीक है, और ये वृत्त में क्या दे रखा है हमें कि जो वृत्त से एक स्पर्श रेखा गई है PQ, वो हमारा जो सेंटर है O, ये वाली रेखा से OQ से बिंदु Q पर मिलती है। तो यहां पर मेरा बाहर कोई बिंदु Q होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं पढ़ के बना रहा हूं। ठीक है, अब मुझसे पूछ के रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि ये PQ की लंबाई ज्ञात करो। बताओ कि PQ क्या होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, फिर हमें और क्या दे रखी है इंफॉर्मेशन? ये 12 सेंटीमीटर में दे रखा है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब ये मुझे बताओ, जब ये दे रखी है, ये 5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या बिंदु के किसी भी मतलब सेंटर से, ये भी मेरी त्रिज्या है, ये भी मेरी त्रिज्या है, ये भी मेरी त्रिज्या है, ये भी मेरी त्रिज्या है। मैं सेंटर से, अपने वृत्त से जहां पर भी अपने वृत्त के किसी भी पॉइंट पर रेखा खींचूंगा वो क्या होगी? त्रिज्या होगी, और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी, जो कि हमें दे रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर एक मैं ऐसा बना लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है हमारे वृत्त पर कितने, अगर मैं त्रिज्या से उस पर त्रिज्या खींचूंगा हमारे स्पर्श रेखा पर, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींच दूंगा, ये मेरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये कितना कोण बनाएगी? यहाँ पर बनाएगी 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का होता है। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास? अब मेरे पास यहां से ये हो जाएगा, और OQ की मुझे दे रखी है 12, PQ मुझे दे रखा है PO 5। क्यों 5 है सेंटीमीटर? क्योंकि ये हमारी क्या है? त्रिज्या है, ये हमारी त्रिज्या हो गई। अब मुझे निकालना क्या है? तो PQ की लंबाई मुझे बतानी है। अब मुझे बताओ PQ क्या होगा यहाँ पर? PQ मेरे पास ये हो जाएगा, एक चीज और हो सकती है यहाँ पर, ये वाला देखो, ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था थ्योरम में, परमेय हमसे क्या कहती है? परमेय हमसे ये कहती है कि जो हमारी स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा द्वारा और त्रिज्या, जहां पर स्पर्श रेखा द्वारा वृत्त पर बना कोण 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है, यानी कि यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? समकोण। अब देखो ये क्या बन गया है? एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से हम PQ की लंबाई निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ये क्या होता है? त्रिकोणमितीय ट्रिक, मतलब क्या होता है? एक ट्रिक भी होता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी तो आप डायरेक्ट बताओगे। 5, 12, 13 ऐसे होती है। ठीक है, जैसे वहां पे होती है 4, 5, 6 वाला होता है, आपको पता होगा, वो ट्रिक होती है, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं उसे। ठीक है, अब देखो इसको निकालते कैसे हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है भाई साहब? पाइथागोरस थ्योरम यहां लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा।
अगर आपको एग्जाम में से सॉल्व करना है तो आप लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है अपने पास, ये होती है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर अपने पास? यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा कि हमने बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर मेरी आ गई 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ये कर्ण होती है, ये आधार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लंब। ये तीन चीज हमें पता है, बस हमें यही लगाना है। कर्ण क्या है यहाँ पर हमारा? अब ये 90 डिग्री सामने ये कर्ण है, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब का कितना है यहाँ पर? ये वाला देखो, ये हमारे पास लंब है, लंब की हमें वैल्यू निकालनी है। लंब क्या है हमारे पास? PQ प्लस आधार, आधार कितना है? आधार हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक स्टेप और चाहो तो कर सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने हर जैसे OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 बराबर 144 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 5 5 25। अब क्या हो जाएगा यहाँ से? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25, जब इसको उधर लेके आओगे तो घट जाएगा। तो PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 माइनस 25, 14 में 5 जाएगा 9, फिर 4 में से 3 में से जाएगा 1, 119। कितना आ जाएगा? 119 आ जाएगा। तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? PQ की वैल्यू आ जाएगी √119 सेंटीमीटर। ये देखो, ये ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। ये ठीक है। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। वृत्त से इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, उसमें भी कई बार पूछा गया है इस तरीके से। बस ये बदल देता है कभी कभी, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन से आपको बनाना होगा एक सर्कल, और जो भी कह रहा होगा क्वेश्चन में डिटेलिंग दे रखी होगी, वहां से ये बनाया आपने, फिर बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आ जाता है वहां से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला देखो, अगला बहुत आसान है, हम बार बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संख्याओं 182 और 78 का HCF क्या होगा? HCF यानी कि हायर कॉमन फैक्टर। HCF मुझे बताना है, कैसे निकालेंगे HCF भाई? देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं? कौन कौन सी संख्याएं? दो संख्याएं भी दे रखी हैं। एक संख्या हमारे पास है 182 यानी कि 182, और दूसरी कौन सी? 78। इनका क्या निकालना है? HCF बताना है। अब मैंने HCF LCM में आपको रिलेशन वाला तो एक फार्मूला बताया था, मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको सिर्फ HCF या सिर्फ LCM कहे तो कैसे निकालते हैं। HCF में होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आप क्या करोगे इसका? सबसे पहले आप भाज्य गुणनखंड करोगे। अब यहाँ पर देखो, चूंकि ये ऑप्शनल है, इसमें कुछ भी तरीके से आप लगा सकते हो। आप चाहो तो अगर आपको पुरानी वाली अपनी याद है विधि जिससे आप पुराना लगाते थे, वो भाग विधि द्वारा HCF निकालना, उससे भी लगा सकते हो। वरना अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम उससे भी निकाल सकते हैं। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि हमने वही सीख रखा है अपने सिलेबस में। सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ दोनों का, देखते हैं क्या आ रहा है। 2 से पहले मुझे काटना पड़ेगा, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये बस मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? गुणनखंड कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था। 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर ये 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटना पड़ेगा। 3 से 3 3 का 9, नहीं, एक बच जाएगा, फिर जाएगा नहीं। तो फिर अब मुझे किसे? फिर अगली अभाज्य संख्या 4 से अभाज्य संख्या है नहीं, अब 5 से कटता नहीं, क्योंकि जब लास्ट में 5 होगा तभी हम 5 से काट सकते हैं। 5 हो या 0 हो तो फिर 5 से हम जाएंगे काटने। 7 से क्या? 7 से कट रहा है? हाँ बिल्कुल 7 से कट रहा है। देखो कैसे? 7 1 कम 7 करोगे 2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा? 21। तो कितना? 7 3 21, और 13 7 91, ऐसे भी देख सकते हो इनका गुणा करके। फिर किससे? अब 13 तुम्हें पता है कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 13 सिर्फ किससे कटेगी? 13 से ही कटेगी, और किस संख्या से नहीं कटेगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या गया? 2 गुणे 7 गुणे 13। ये किसका है? ये है 182 का। फिर मुझे बताओ 78 का भी निकाल लो ऐसे ही, देख लो 78 का क्या हो जाएगा। वैसे 78 को पहले 2 से काटेंगे, कितना? 2 3 6, और फिर 2 9 18, फिर अब ये 3 से कटेगा, 3 3 1 3 3 3 9, फिर 13 13 1 13 हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब इस तरीके से 78 को क्या लिख सकते हैं? 78 को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आ गया मेरा। तो मैंने 78 का भाज्य गुणनखंड 182 दोनों को कर लिया। अब HCF के लिए करना पड़ता है। देखो HCF के लिए बताता हूँ, यहाँ से दोनों को लिख लो। इसको मैं 78 को यहाँ पे भी लिख देता हूँ। क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये क्या बताया था? HCF के लिए मैंने बताया था कि हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आया है उसमें जो हमारी संख्या है सबसे लीस्ट पावर लेते हैं हम लोग। किसमें? सबसे लीस्ट पावर। इसका मतलब इसमें जो तो कॉमन है, उभयनिष्ठ, वहां पे लिखा होता है आपने, मतलब प्योर हिंदी में लिखा होता है कि जो उभयनिष्ठ होता है उसकी लीस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये कह रहा है कि दोनों में कॉमन है, उसको आप ले लीजिए। दोनों में कौन कौन सा कॉमन? देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13 13 कॉमन। तो देखो यहाँ पे HCF जो आएगा आपका, HCF किसका? 78 का, और 126 का, वो आ जाएगा 2 गुणे 13, यानी कि 13 दूना
26, 26 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये एचसीएफ हम निकालने हैं। एलसीएम के लिए क्या होता है? एलसीएम के लिए भी सबसे बड़ी घात लेनी पड़ती है, वो जो सबसे बड़ी घात कॉमन होती है वो लेनी पड़ती है। छोटी घात के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 13 और 2 ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे जो जिसमें कॉमन का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि अब मैं 3, अगर मेरे पास कोई 3 होता और उसमें मेरे पास सिर्फ 2 होता, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मान लिया मेरे पास 26 भी है, 26 का आ रहा है 2 गुणे 13, तो 26 का ये भी 2 कॉमन है, 13 भी कॉमन है, तो 26 78 182 का सिर्फ 26 ही होगा। मतलब 26 से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि 13 और 2 दोनों है, तो बस जो 2 कॉमन होते हैं उनको हम ले लेते हैं और उनका गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इजी है? ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट। ये हो गया हमारा एचसीएफ पे भी क्वेश्चन। एचसीएफ की मैंने डिटेलिंग वीडियो उसमें भी बताई है, मतलब कि जब हम वास्तविक संख्या को रिवाइज कर रहे थे तो मैंने उसमें डिटेलिंग में बताया था कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं दोनों। ठीक है, अब बताओ अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक और। क्या कह रखा है हमें? एक बेलन, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। एक बेलन हमें दे रखा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, चलो भाई एक बेलन बना लेते हैं। एक बेलन, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना आप भी ट्राई करते रहिए मेरे साथ। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही लगा रहा हूं तो उससे कोई फायदा होगा नहीं, आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार मतलब ये होता है, मतलब चाहे मैं इस साइड ले लूं चाहे इस साइड ले लूं, आधार की त्रिज्या, क्योंकि यहां नीचे क्या बनता है, एक हमारे पास वृत्त बनता है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या में कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है त्रिज्या। यदि उसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी हमें दे रखी है? 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछ रहा है हमसे? तो इसका यानी कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो भाई बताओ ये क्या होगा? इसके लिए पता है, इस तरह के सवाल आप तभी कर पाएंगे जब आपको फार्मूला पता होगा। ठीक है, क्या पता होगा? फार्मूला पता होगा। इसका ऑप्शन भी यहां पर दे रखा है, मैं मेंशन कर देता हूं। ये है 54.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पाई, मतलब जो पाई है ना, पाई आएगा हमारे फार्मूले में, तो उसकी वैल्यू नहीं रखी हमें, पाई इसी में मतलब फार्मूले में, यानी कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास 56.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन है हमारे पास 55.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन है हमारे पास 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ट्राई करो। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे बेलन के बारे में। हमने बात की थी, हमारे पास थी, एक था हमारे पास क्यूब, क्यूबाइड मतलब घन, घनाभ, और फिर था हमारे पास बेलन, शंकु, इसकी हमने बात की थी। तो ये मैंने बताया था कि आप इसमें 4 चीज याद रखेंगे, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका संपूर्ण क्षेत्रफल, जब हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तब क्या होगा, और आयतन। 3 चीज मैंने इसमें कही थी आपको। इसमें क्या होगा, तीनों का फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं। आई थिंक मुझे याद है कि फार्मूला तो पक्का भूल गए होगे। मैंने इसके लिए बताया था आपको कि क्या करो, एक छोटी सी कॉपी में जो फार्मूले इंपॉर्टेंट है उसको रख लो और रोज रिवाइज करते रहो, क्योंकि वहां पर अगर भूल गए तो बेकार हो जाएगा, कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं अगर फार्मूला गलत लगाया है तो। क्या होते हैं? 3 फार्मूले होते हैं इसके। एक वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय मैंने बताया था कि जैसे कि ये अगर मैंने एक बेलन मान लिया, मींस ये है मेरा एक बेलन, ठीक है, या फिर ये चीज मेरा, ये भी मेरा एक बेलन की तरह है, अगर मैं दोनों तरफ समान ले लूं, जैसे इसमें देखो ये मेरा एग्जैक्ट बेलन बन गया, वो जो सिलेंडर होता है आपके घरों पे उसी तरीके का मान लो। तो उसमें वक्र पृष्ठीय का मतलब ये कहता है कि अगर इसके, मतलब ये जो बॉटम वाला है, नीचे वाला है और इसके ऊपर वाला, इसको छोड़कर अगर सिर्फ इसके चारों तरफ ये जो गोल बना रखा है, ये जो गोलाई में है इसका, अगर इसके चारों तरफ को मुझे ढकना है, मुझे पेंट करना है, मुझे कवर करना है, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। वक्र मतलब जो गोलाई में यहाँ पर। जब संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कहेगा तो संपूर्ण मतलब इसको भी लेना है, नीचे वाले को और ऊपर वाले को भी, तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है? आयतन मतलब तीनों अंदर और बाहर, तीनों को जब हमें उसमें कुछ रखना हो, कितनी वैल्यू आ सकती है वो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, तो एक वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय तीनों में बता देता हूं, वक्र पृष्ठीय, दूसरा होता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है, फिर तीसरा क्या हो जाएगा? आयतन। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेलन के केस में। वक्र पृष्ठीय होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, कितना होता है? 2 पाई आर एच। ये कैसे आता है ये मैंने डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है, वहां पर हम यहाँ बात नहीं करने वाले उसके बारे में, लंबी हो जाएगी वीडियो। 2 पाई आर एच, फिर यहाँ पे क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या होता है? आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे पास आयतन। ये 3 फार्मूले अगर आपको याद है ना तो आपकी समझिए कि निकल पड़ी है। क्यों? क्योंकि इस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं लगातार आसानी के साथ। बस ये फार्मूले याद रहेंगे तो बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सिंपल कह रहा था कि हमें आर दे रखा है, आर यानी कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, हमें हाइट दे रखी है एच, एच कितनी दे रखी है?
8.4 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय के लिए ये वाला लगाऊंगा 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। तो 2 ऐसे ही रख दो, पाई ऐसे ही रखना है, वैल्यू रखनी नहीं है क्योंकि ऑप्शन में हमें दिख रहा है। आर कितनी है 3.5 और एच कितनी है, एच है हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई को ऐसे ही रखना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे पाई को आगे रख देता हूं क्योंकि पाई का तो मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं है। 2 से 3.5 करूंगा तो 3.5 गुना 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.5 गुणे 7, 7 गुणे 8.4। इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 चौक 28, 8 आता है 2, फिर 7 8 56 और 2 58, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यानी डी ऑप्शन इज द आंसर। सही है, इजी है, बहुत इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ के लिए ये लगाओगे, संपूर्ण के लिए ये लगाओगे, आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच लगाने वाले हैं आप। ठीक है, ऐसे ही मैंने डिस्कस किया था आपके लिए गोले के लिए, अर्धगोले के लिए और शंकु के लिए भी मैंने डिस्कस कर चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इजी, आगे बढ़ते हैं। चलो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वेट अ मिनट, इसको मैं मिटा देता हूं, तब तक आप नोट करते रहिए साथ में, और अगर नोट नहीं कर पा रहे स्क्रीन शॉट ही ले लीजिए ताकि बाद में काम आ जाए। खास कर ये फार्मूले में लिखवा रहा हूं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्तों के क्षेत्रफल से। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। वृत्तों के क्षेत्रफल से क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलो भाई बताओ क्या कह रहा है। 4 यानी कि यहाँ पे त्रिज्या है, कौन सा है वृत्त, हमारे पास उसकी त्रिज्या कितनी 4 दे रखी है, तो यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्त त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या बताना है हमें, क्षेत्रफल बताना है इसका। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। बी हमारे पास 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सी हमारे पास 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी हमारे पास 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या होगा इसमें वही हमसे किसका पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, फार्मूला। भाई बताओ क्या होता है फार्मूला त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का फार्मूला हम पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा है कि त्रिज्यखंड का फार्मूला, जब मेरे पास एंगल दे रखा हो, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है पाई आर स्क्वायर 360 थीटा। ये होता है, क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब बुक्स वगैरह में ऐसे भी लिखा होता है आपका, क्या थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास। बस इसको आपने क्या रखना है, यहाँ पे वैल्यू रख लेना है। क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है मुझे, आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, फिर हमारे पास थीटा दे रखा है कितना 60 डिग्री। अब निकाल दो भाई, एरिया पूछ रहा है तो एरिया आपका कितना हो जाएगा त्रिज्यखंड का, पाई को ऐसे ही रख देना है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन में पाई हर जगह दे रखा है। फिर आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक का 16 बटे 360 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। बस इसको थोड़ा काटा पीटा करना है, आंसर आ जाएगा आपका। देख लो, काट देता हूं इसको, अगर आपको थोड़ा दिख रहा है तो देखो 0 से 0 चला जाएगा, 6 कम 6 6 36, 2 3 6 और 2 8 16, कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से, ए की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, कितना आसान है। बस इस तरीके से आपको करना है कि जो आपका फार्मूला है उसको अगर आपने याद कर लिया तो काम हो जाएगा। ये आपके दोनों सेम ही लिखा हुआ है, आप चाहे से याद कर ले चाहे से याद कर ले, दोनों आसानी से आपको याद आ जाएगा। बस पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास बचे हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन विविधकर पे है। कम से कम मैं 5 से 6 बार बता चुका हूं कि विविधकर क्या है, विविधकर को कैसे लगाते हैं, विविधकर की क्या क्या कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन क्या होती है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा आपको तो याद नहीं आएगा आपको, उसके लिए मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मेहनत तो की जा सकती है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हम उस पर दोबारा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मूव ऑन करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या होगा, के
मोलों का योग। तो मोलों का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है -2, ऑप्शन बी हमें दे रखा है -1, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 1 और ऑप्शन डी हमें दे रखा है 2। ये हमें दे रखा है। अब मुझे बताओ ये कैसे होगा? सिंपल सी बात है, 1 - 4x स्क्वायर के मूलों का योग पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण में मूल और मूलों का योग, मूलों का योग मतलब मैंने बताया था आप इसको दो मूल होते हैं। मूल का मतलब x की दो वैल्यू आती है, एक अल्फा और बीटा। अब मूलों का योग पूछ रहा है, नहीं क्या मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई ए। मैं बता चुका हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यही तो मैं एक और चीज बता दूं कि अगर मोलों का गुणनफल कहे, यानी क्या कहे, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है सी बाई ए। बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको, काम हो जाएगा। द्विघात समीकरण से बार बार इस पे सवाल पूछे जाते हैं। चलो द्विघात समीकरण कह लो या बहुपद कह लो, उससे बार बार पूछे जाते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, 1 - 4x। तो इसमें सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करो, ए और बी सी बता दो क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ऐसा ना करना जैसे यहाँ पे दिमाग लगाया बोर्ड ने। क्या बोर्ड ने दिमाग लगाया? ये दिमाग लगाया कि आपको बुझाने के लिए 1 - 4x + 4x। अब जो बच्चे जल्दी में होंगे क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 4। क्या ये है? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये फॉर्म होनी चाहिए। ये फॉर्म का मतलब है कि x² वाला टर्म पहले हो, ऐसे। यानी कि a क्या होगा, वो कोफिशिएंट a होगा जो किसके साथ, x² के साथ कोफिशिएंट है। मतलब a की वैल्यू वो होगी जो x² का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू वो होगी जो x का कोफिशिएंट है, और c की वैल्यू वही होगी जो c का, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास c की वैल्यू होती है। ठीक है, वो चाहे प्लस के साथ हो या माइनस के साथ, वो हमें लेना होता है। देखो कैसे, ax² प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर a की वैल्यू, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, देखो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया उन्होंने, पहले c वाला टर्म लिख दिया। तो 4x² प्लस का, देखो 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? सिंपल लिखा है। 4x² के आगे प्लस था तो प्लस लगाया, -4x के आगे माइनस था तो इसे माइनस लगाया। इसका मतलब 4x के आगे क्या था? माइनस, तो माइनस लगा दिया, और 1 एज इट इज 1 था, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं फटाफट बता सकता हूँ, ये जो है ये गलत वैल्यू है भाई, ये वैल्यू मत लिख लेना। a की वैल्यू हमारे पास, a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास -4 और c की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1। अब फटाफट मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी यानी कि माइनस, और बी कितना है मेरे पास, माइनस का 4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4 4 कैंसिल, माइनस सॉरी ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस पहले से और माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। विच ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर अस। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे कोई अंकल भी पूछ लेता तो क्या करते हैं, अल्फा बीटा सी बाई ए कर देते। मैं यहाँ पे भी निकाल देता हूँ। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी कितने है हमारे पास, सी है हमारे पास देखो 1 डिवाइड बाई ए कितना है 4, तो 1/4 हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो भैया। ये सब बहुत आसान सवाल है, बार बार मैं लगा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई भी छोटा से छोटा डाउट ना रहे भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन माध्य पर है, एक बार हम इसे भी लगा लेते हैं। वैसे मैं बता चुका हूं इसका फार्मूला कि माध्य से कैसे हम लोग निकालते हैं। माध्य वाला फार्मूला आपको पता है, खुद से भी आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा सा, जब ना आए तो फिर मुझे बताइए, तो फिर मैं उस पर लगाऊंगा, उसे बताऊंगा कैसे होता है। मैंने आपको बताया था ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। ये बताया था कि नहीं? फिर से देख लो क्या कह रहा है हमें, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दे रखा है इस तरीके का। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, यहाँ पे हमें दे रखा है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है हमें, बारंबारता। ये हमें दे रखा है बारंबारता। वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल कितनी सी है, 0 से 10 तक, फिर कितना है, फिर 10 से 20 तक, फिर है 20 से 30 तक, फिर कितना है 30 से 40 तक, फिर है हमारे पास एक और यहाँ पे जोड़ लो 40 तक, फिर यहाँ पे हो जाएगा 40 से 50 तक। 10 से 20 तक वाली जो बारंबारता है उसको हमें दे रखा है 4, फिर यहाँ में बारंबारता दे रखी है 7, फिर यहाँ में बारंबारता दे रखी है 5, फिर 8 और यहाँ पर 6। अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई करना है, बस यही करना ही है। क्या करूंगा मैं, फटाफट अपना चार्ट बनाऊंगा। ये हमें बनाना है शेडी, ये बॉक्स इस तरीके का आप बना लेंगे। यहां पर हम लिखेंगे अपने वर्ग अंतराल, क्या लिखोगे, वर्ग अंतराल। यहां पर आ जाएगी हमारे पास बारंबारता, बारंबारता। फिर यहां पर हमारे पास आ जाएगा बारंबारता है, क्या हो जाएगी, ये एफ आई है। फिर यहां पर हम निकालेंगे अपना एक्स आई, फिर यहां पर हम लिख देंगे अपना
एफ आई एक्स आई, इन दोनों का गुणा कर देंगे। चलो भाई फटाफट निकालो बिना किसी देरी के। वर्ग अंतराल है 10 से 20, फिर यहाँ पर 20 से 30, फिर यहाँ 30 से 40, फिर यहाँ 40 से 50, फिर लास्ट वाला कितना है, बस यही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक कौन सा बोल 20 से 30, यहाँ देखो 30 से 10 से 20, 0 से 10 रहेगा, पहला यहाँ 0 से 10 रहेगा, ठीक है, रुक जैसे मिटा देता हूँ, 0 से 10 रहेगा, 0 से शुरू है ना, देखो 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, और फिर 40 से 50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 0 से 10 में कितनी है बारंबारता, 4, फिर यहाँ पे 7, यही याद उतार रहा हूं मैं, 5, फिर 8, फिर 6, सॉरी इसको सही से लिख देते हैं, दिस इज 8 एंड दिस इज 6, 6, ठीक है। अब क्या करना होगा, एक्सआई कैसे निकलेगा, एक्सआई का मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, क्या होता है एक्सआई, एक्सआई होता है आपके पास जो अपर लिमिट है, एक्सआई यहाँ देखो जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यही कर देना होता है। मतलब कि ये जो आपको संख्या दे रखी है 0 प्लस 10, क्या हो जाएगा, पहला जो मेरा आएगा वो आएगा 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 बटे 2, कितना हो जाएगा 10 बटे 2 यानी कि 5, एक्सआई आ जाएगा 5। फिर दूसरे में क्या करना है, 20 प्लस 10 बटे 2, तो 20 10 30 बटे 2 यानी कि 15, क्योंकि 30 30 बटे 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बस सबको जोड़ के 2 कर दो, 30 20 50 बटे 2 25, फिर 40 30 70 बटे 2 35, फिर क्या हो जाएगा 50 40 90 90 बटे 2 45, यही करना था आपको, बस एक्सआई ऐसे ही निकल आएगा सिंपल, दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ा बटे 2 कर दिया। एक तरीका और भी है, क्या एक बार आपने निकाल लिया कितना 5 आ गई आपकी पहली, जैसे अब यहाँ पे तो बहुत आसान था 10 20 15 30 ऐसे था, जोड़ के आ गया, कोई रैंडम दे दे 38 से 48 या 48 से 78 इस तरीके का दे दे तो आपको परेशानी होगी वहां निकालने में। उस तरीके में क्या करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि एक आपने निकाल लिया, फिर आपने देख लिया इनके बीच का गैप कितना है, जैसे यहाँ देखो 0 से 10 के बीच का कितना गैप है 10, 10 से 20 में कितना है 10, 20 से 30 का कितना गैप है 10 गिनतियों का गैप है, तो आपको क्या करना होगा इनके बीच भी गैप कितना का देना होगा 10 का। देखो 5 और 15 के बीच कितने का गैप है 10 का, 15 और 25 के बीच 10 का, 25 और 35 के बीच 10 का, बस इसी तरीके से आपको करते चले आना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा फिर, अब एफ आई एक्स आई यानी कि इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, 5 चौक का 20, 15 सते 105, 25 पचे 125, ठीक है। फिर 35 से बताओ कितना होगा भाई फटाक से, 8 पंचे 40 के 0 आता है 4 और 8 त्रिक 24 4 28, ये होगा, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन तो आप चेक कर सकते हैं उससे, 6 पंचे 30 0 आता है 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये आ गया आपका। अब क्या करना होगा आपको, सम कर देना, सम का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा यहाँ जो है ना, यहाँ पे मैं बता दूं सिग्मा इसका मतलब है सम, अब सम का मतलब क्या होता है ऐड, ऐड मतलब जोड़ दो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जोड़ना है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ दो, मतलब ये वाले सारे एफ आई को जोड़ दो, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, मेरा सिग्मा एफ आई आएगा, कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई, ये देखो 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30, कितना आ गया 30 आ गया मेरा, कितना आ गया ये 30 आ गया सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, देख लो इनको भी जोड़ लो, कितना हो जाएगा, देखो 0 0 5 5 10, फिर 0 आता है 1 2 1 3 2 5 5 और 5 7 7 5 12 12 8 20 के 0 आता है 2 2 2 4 2 6 2 8 8, मेरा तो 800 आ गया। आप भी अपना कैलकुलेट कीजिएगा, कुछ दिक्कत होगी तो आप सही कर सकते हैं, मेथड यही लगाएंगे आप। अब मेरे पास सिग्मा एफ आई एक्स आ गया और सिग्मा एफ आई आ गया, फटाक से ये फार्मूले में रखिए, माद आ जाएगा आपके हाथ में। माद क्या कहता है, हमसे कहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई कितना, एक्स आई कितना है 800, सॉरी इसको सही से लिख लो, 800 बटे फिर कितना है 30, 800 बटे 30, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 से जब काटोगे 80 को तो 80 बटे 3 भी आप लिख सकते हो इसको, 80 बटे 3, ये चाहो तो काट लो, 3 दूना 6, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 छक 18 दशमलव, फिर 2 आ जाएगा 3 छक 18, 26.6 के करीब आपके पास कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी ऑप्शन में कुछ दे रखा होगा, जी हाँ 26.66 दे रखा है, तो 26.66 आपके पास माद निकल कर आ जाएगा। ये हो जाएगा तरीका, सिंपल तरीका है, और भी बहुत तरीके होते हैं माद निकालने के, एक कल्पित माद विधि होती है, मैंने आपको बताया था वो जब हम 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने कल्पित माद विधि भी बताया था, आप जाके देखे पीछे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ब्रीफ में डिस्कशन किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पास कुछ और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें डिस्कस करना होगा, और भी जो आगे वीडियो आएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अगला देखो, कुछ और लास्ट क्वेश्चन कुछ और कर लेते हैं, उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे सेशन को। देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, नंबर हो सकता है इधर उधर हो जाए, आप चेक कर लीजिएगा वहां से।
क्या कह रखा है, कह रहा है बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान निकालिए। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको, पहले बता चुका हूं कि जब हमें दो बिंदु दे रखी है, जैसे यहाँ पे दो बिंदु में दे रखा है क्या x, 5, इसका मैं मेथड बता देता हूं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर मैं देखूंगा उसे। तथा 2, -3 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी मुझे दे रखी है 17, तो फिर हमसे कह रहा है x का मान निकालो। मैंने बताया कि इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दे रखे तो आपको क्या निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, d, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसमें हमें यहाँ d दे रखा है, d कितना है 17, तो यहाँ क्या करोगे 17, और 17 का भी क्या कर ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब लोगे तो ये रूट जाएगा हट, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, इस रूट को दूंगा हटा, कैसे, 17 का मैंने स्क्वायर ले लिया, तो 17 का स्क्वायर यानी वर्गमूल कितना आ जाएगा 289, ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल वे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे 289 कर लिया, फटाफट x2 x1 y2 y1 क्या है उसकी वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, उसके लिए ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ट्राई जरूर कीजिएगा आप इसे, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं, चाहे वो आपका लघु उत्तरी में हो या अति लघु में हो, या कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है, बहुविकल्पी में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप ये लगा लेते हैं तो इसका आंसर बताइएगा, और नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर और डिस्कशन करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति से ही, लेकिन अभी तक मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया आपके पास। आपको इसमें पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कैसे निकालते हैं हम लोग। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं ना, वो सिंपल तरीके से निकालते हैं कि अगर हमारे पास ये एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे एक बिंदु है A, ये बिंदु है हमारे पास B, ये बिंदु है C, इन तीनों का निर्देशांक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x1 x2 सॉरी x1 के बाद y1 होता है, देखो गलती मत करना, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1, जैसे 1 आया, 1 के बाद मैं क्या करूंगा, y को लूंगा, x1 y2 माइनस y3, फिर क्या हो जाएगा प्लस का x2 प्लस का x2, x2 आएगा, x2 के बाद 2 के बाद 3 यानी कि y3 माइनस y1 प्लस का x3, 3 के बाद क्या आएगा 3 1 2 यानी कि y1 माइनस का y2, ये होता है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से, याद करना इसको थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, अगर लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, लगातार क्वेश्चन लगाओगे तो याद हो जाएगा आसानी से। कैसे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर x1 की 1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, तो यहाँ पर पहला x1 x2 x3 ये तो बाहर ही रहेंगे, अंदर कैसे आप मैनेज करोगे, x1 के बाद यहाँ 2 और 3 आ जाएगा, y2 y3, क्योंकि 1 2 3 होता है, फिर 2 के बाद यहाँ पे 3 वाला आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे होता है ना, जैसे 1 2 3, तो इस तरह से आपको फॉलो करना है, उसके बाद इस तरीके से ये वाला फार्मूला सर्कल। ठीक है, तो आप ये याद भी कर सकते हो। अब इस पर एक सवाल पूछ रखा है कि यदि बिंदु 1,4 a-2 और -3 और 16 संरेख है तो a का मान निकालिए। अब संरेख क्या होता है, जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो जब क्षेत्रफल कहेगा तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू जो आएगी वो इसके बराबर होगी, लेकिन जब संरेख कह दे, संरेख का मतलब है जो त्रिभुज है ना आपका, वो तीनों एक ही रेखा पे हैं, जब तीनों एक ही रेखा पर होंगे तो ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी आपसे कह दे, जब भी कह दे कि क्या है हमारे पास कोई 3 बिंदु है, वो क्या है, संरेख है, उसके लिए कंडीशन याद कर लो, संरेख यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 0 हो जाएगा। जैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 0 हो जाएगा तो ये 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, हमारा फार्मूला संरेख के लिए क्या बन जाएगा, सिर्फ ये वाला, कौन सा, x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2, ये होता है हमारे पास फार्मूला जो बन जाता है संरेख के लिए। अब इसी क्वेश्चन में ये दे रखा है, हम इसको सॉल्व करते हैं और सेशन को वाइंड अप करते हैं, खत्म करेंगे सेशन को इस क्वेश्चन के साथ। क्या क्या हमें दे रखा है, इसमें हमें सबसे पहले 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु। अब मैं तो त्रिभुज नहीं बनाऊंगा, त्रिभुज क्यों, त्रिभुज तब बनता है जब हमारे पास संरेख की कंडीशन में त्रिभुज नहीं बन पाएगा। संरेख का मतलब है कि ये एक रेखा है, सॉरी ये एक रेखा है हमारे पास, ये देखो ये एक रेखा है, इसी पे हमारे त्रिभुज के तीनों बिंदु आ गए हैं, तो वो तो फिर कंडीशन गलत हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो संरेख है उसको मैं बना देता हूं एक बार, क्वेश्चन जो हमसे कह रखा है। त्रिभुज के अगर बात करें, तीनों बिंदु एक ही जगह पे आ गए हैं, तो बिंदु ए है वो क्या है 1,4, बिंदु बी है वो है a है -2 है, और इसी में हमें a का मान निकालना है, ये जो a है ना इसी का मान निकालना है हमें, और ये क्या हो जाएगा, a क्या है -3
16। ये 3 बिंदु में दे रखे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं x1, सबकी वैल्यू लिख लो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में पता है गलती क्या होती है, गलती होती है कि हम लोग x1 y1 x3 या y2 y3 इस सब में लेने में गड़बड़ कर देते हैं। प्लस का होता है माइनस का, माइनस का होता है प्लस का ले लेते हैं, उस वजह से पूरा आंसर जो होता है हमारा वो गलत आ जाता है। इस वजह से आप पहले अलग से लिख लेंगे, जैसे x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है a, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, x3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और y3 की वैल्यू कितनी है 16, कितना है 16 है। ये दिख रही होगी आपको, सिंपल है वैल्यू यहाँ पे जो मैंने रख दी है उसी की वैल्यू मैंने यहाँ पर अलग अलग x1 y1 x2 y2 x3 y3 के टर्म में लिख दी है। ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। x1 की वैल्यू क्या लगाऊं भाई, x1 की वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है ना ये 0 के बराबर होती है, मैंने अभी बताया है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो क्षेत्रफल है संरेख की वजह से इसका क्षेत्रफल 0 हो गया है, तो यानी इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, अभी मैंने बताया। अब मुझे क्या करना है, इन पूरे समीकरण को इस सब की वैल्यू रख के 0 के बराबर कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा a का, a की वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए। ये देखो यहाँ पर a है, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए। क्या करना है मुझे, x1 कितना है 1, y2 कितना है, y2 की वैल्यू देखो माइनस का 2, y3 की वैल्यू कितना है 16, प्लस का x2 कितना है a रख दिया, y3 कितना है, y3 यहाँ पे देखो 16, माइनस y1 कितना है 4, प्लस का x3 कितना है माइनस का 3, ये है माइनस का 3, फिर यहाँ पर y1 है, देखो यहाँ पे y1 माइनस y2 है, तो y1 की वैल्यू कितना है 4 और y2 की वैल्यू है माइनस का 2। अब यहाँ पे जैसे मैं माइनस का 2 रखूंगा ना ये प्लस कर देगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 भी आ रहा है। चलो भाई बताओ क्या होगा ये, अब यहाँ पर -2 -16 कितना हो जाएगा, -16 -2 -18, क्या हो जाएगा -18। क्यों, क्योंकि 1 है तो 1 से अंदर मल्टीप्लाई करूं सेम ही रहेगा, -18 हो जाएगा। प्लस का ये 9 नहीं, ये a है, क्या है a, और ये 16 में से 4 जाएगा कितना आएगा 12, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, 12a हो जाएगा ये अंदर से। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस का 3 और 4 दूना 8, ठीक है, ये 2 नंबर मेरे पास हो जाएंगे बराबर 0। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और इसको माइनस का 18 प्लस का 12a और माइनस का 8 त्रिक 24, माइनस का 24 बराबर 0। अब मुझे बताओ, ये अगर दिख नहीं होगा मैं कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का, -18 -24 ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 8 और 4 12 के 2 आता है 1, 2 1 3 1 4 42 आ जाएगा, 18 और 24 कितना हो जाएगा मेरे पास 42 हो जाएगा। लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है तो इस वजह से -42 प्लस का 12a बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 12a, इसको सॉल्व करो, 12a इक्वल टू इसको इधर लेके जाओ, इसको मतलब कि बराबर के साथ इक्वल के इधर लेके जाओगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, 12a बराबर 42, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 42/12। यही है, चेक कर लो एक बार क्या हमने सही जोड़ा है, देखो 8 और 4 12 के 2 आता है, कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 1 3 1 4 आ जाएगा, सही है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 18 और 2 20, 20 के बाद 12 कितना होगा 42 होगा, वो तो सही आ रहा है, आप चेक भी कर सकते हो। फिर क्या आ जाएगा a की वैल्यू 42/12, अब इसको थोड़ा काट पीट दो, 2 छक्का 12 और 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 2 1 कम 2 21 दूना, फिर 3 से कटेगा, 3 से 21 और 3 दूना 6, कितना आएगी a की वैल्यू आ रही है हमारे पास, a की वैल्यू वो कितनी आ रही है 7/2 आ रही है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 7/2 रहेगी। तो हमारी जो तीनों बिंदु है वो क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख की कंडीशन में ये करना होगा बस, जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं इसको 0 के बराबर रखना होगा, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारा त्रिकोणमिति पे होगा, माध्य पे होगा, और कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे प्रूफ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, तो वो आप छोड़ के नहीं जा सकते। दूसरी चीज कि अगर आपको किसी दो बिंदुओं का मतलब दो संख्याओं का क्या कह दे एलसीएम दे दे और आपसे एचसीएफ पूछ ले, तो वो वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर उसमें बात करें आप बहुपद में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बहुपद में उनका होता है, उनके जो दो रूट आते हैं अल्फा बीटा, उनका योग पूछ लेता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, पूछ लेता है मूलों का योग या मूलों का गुणनफल, तो वहां से आप बता सकते हैं। फिर इस तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पार्ट बचे हुए हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, तो 3 तरीके से हल होता है, आपको पता होगा, एक विलोपन विधि होती है हमारे पास, एक वृत्त विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है। जब भी हमसे तीनों की कंडीशन कहेगा इससे लगाओ, वृत्त गुणन का पूरा फार्मूला होता है वो आपको देखना पड़ेगा। विलोपन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दो गिनतियों को हम क्या करते हैं, समान करते हैं दोनों समीकरणों में, फिर एक को काट कर दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, मतलब एक को कैंसिल आउट कर देंगे, उसके सापेक्ष दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं कि पहले की कंडीशन लगा के दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, जैसे y के टर्म में दे रखा है तो x की वैल्यू निकाल लो, वो सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम लोग द्विघात समीकरण के बाद डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को। अभी हमारा बहुपद का आने वाली है वीडियो, बहुपद को आप देखिएगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूलों को समझिएगा, उसके बाद आगे आने वाली वीडियो में भी हम बात करेंगे नए नए क्वेश्चन की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे अगली वीडियो में हम
जो यहाँ पर हमने बताया कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन की हम बात करेंगे और बात करेंगे किसकी, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें एपी के दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।